नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सैटरडे चुनावी गपशप आपको बताएं कि केकड़ी की सियासत सहाड़ा में किस तरीके से हो रही है। केकड़ी के दिग्गजों ने यहां डाल दिया है डेरा, पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। केकड़ी विधायक, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार, उन्हीं के अनुसार सहाड़ा की बन रही पूरी चुनावी रणनीति भी बीजेपी ने भी केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को समर में उतार दिया है। चुनावी समर में वो ताल ठोक रहे हैं। स्वजातीय वोटों के फेर में दोनों दलों की ये रणनीति है, लेकिन पंडा परिवार के मैदान में होने से गौतम के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। परंपरागत कांग्रेसी रहे ब्राह्मण वर्ग के वोटों में सेंध लगाना आसान नहीं है। फिर सियासत में अपने वर्ग के बीच डॉक्टर रघु शर्मा बड़े नेता हैं, उनका कद बेहद प्रभावी भी है। सहाड़ा में वोटिंग है, सहाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसकी सियासत हो रही है केकड़ी में। केकड़ी के दिग्गजों ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। केकड़ी विधायक और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं। साथ ही उन्हीं के अनुसार सहाड़ा की बन रही पूरी चुनावी रणनीति भी। बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को उतारा समर में और साथ ही स्वजातीय वोटों के फेर में दोनों दलों की यही रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन पंडा परिवार के मैदान में होने से गौतम के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। परंपरागत कांग्रेसी रहे ब्राह्मण वर्ग के वोटों में सेंध लगाना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी। फिर सियासत में अपने वर्ग के बीच डॉक्टर रघु शर्मा भी बड़े नेता के तौर पर अपना प्रभाव रखते हैं। अब उनका कद भी वहां पर किस तरीके से प्रभावी होगा और सहाड़ा में वोटिंग के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो प्रचार प्रसार का असर जो रघु शर्मा कर रहे हैं कितना दिखाई देगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। सैटरडे चुनावी गपशप है। चुनावी राजसमंद में रिमोट कंट्रोल नाथद्वारा में। चुनाव राजसमंद में होने हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है वो नाथद्वारा में है। सैटरडे का चुनावी गपशप आपको बता रहे, राजसमंद में भी वोटिंग होनी है, लेकिन नाथद्वारा से किस तरीके से रिमोट कंट्रोल के द्वारा राजसमंद में चीजें की जा रही हैं। नाथद्वारा और राजसमंद आपस में सटे हुए हैं। नाथद्वारा में ही स्थापित है कांग्रेस की चुनावी रणनीति का कंट्रोल रूम और साथ ही देवकी काका की होटल बनी हुई है सियासी सियासत का केंद्र। दिग्गज नेताओं ने भी राजसमंद के लिए प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। जो दिग्गज लीडर्स हैं वो कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों, लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि राजसमंद में जीत हासिल करनी है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है वापसी की, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वहां पर राजसमंद में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और खुद राजसमंद की सीट पर जीत हासिल करनी है। ये लगातार कांग्रेस कह भी रही है कि जीत इस बार कांग्रेस की होगी। चुनाव राजसमंद में हो रहे हैं। रिमोट कंट्रोल नाथद्वारा में। नाथद्वारा और राजसमंद दोनों ही आपस में सटे हुए हैं। नाथद्वारा में ही स्थापित है कांग्रेस की चुनावी रणनीति का कंट्रोल रूम और देवकी काका का होटल सियासी सियासत का केंद्र बना हुआ है। दिग्गज नेताओं ने भी राजसमंद के लिए हर तरह की कोशिश शुरू कर दी है, प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 10 अप्रैल को बंद रहेंगे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप। जी हां, 10 अप्रैल को सभी पेट्रोल पंप जो हैं प्रदेश भर के वो बंद रहेंगे। ये ऐलान कर दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन की हड़ताल होगी। पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट दर की मांग की जा रही है। जो पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट है वहीं यहाँ पर भी उसकी मांग की जा रही है। सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की समान दर करने की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे और मांगे नहीं मानने पर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी वो करने वाले हैं। ये भी साफ तौर से कह दिया गया कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले जाएंगे। वो मानने को तैयार नहीं है। 10 अप्रैल वो तारीख है जब प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। परेशानी हो सकती है, एक दिन की हड़ताल की बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कि मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे और भी अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी तरफ से होगी। अब आपको सीधे असम लिए चलते। असम रैली में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, आपको सुनाते हैं। यहाँ मानस नेशनल पार्क, बोगामती, मोइना पुखरी, मानस सौसी, खोंगोखोर ऐसे अनेक पर्यटक स्थल है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल
अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाई और बहनों, यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों, मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोड मैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव 2021 नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव 2021 नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन भी है। आज लगातार इंतजार इस बात को लेकर भी कौन कौन नामांकन वापस लेता है। भाजपा को मिली राहत। भाजपा से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज कुमावत ने उठाया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में फॉर्म उठाया है और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कुमावत का स्वागत भी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। फॉर्म उठाया दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि नाम वापसी का आज आखिरी दिन भी है। लगातार आज के दिन का इंतजार भी किया जा रहा था क्योंकि आज के बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी कौन चुनावी मैदान में है कौन नहीं है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव 2021 नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन और साथ ही भाजपा को बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज कुमावत ने नामांकन उठाया और साथ ही भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में उठाया गया फॉर्म उनकी तरफ से और साथ ही लगातार ये कोशिश भी की जा रही थी। भाजपा के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कोशिश लगातार यही आज के दिन के लिए कि जो बागी हैं उनको मना लिया जाए। मान मनोबल का दौर लगातार जारी था क्योंकि अगर बागी खड़े होंगे तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा और लगातार बागियों को मनाने की कवायद के तहत ही कुमावत को लेकर भी ये बड़ी राहत वाली खबर है कि गिरिराज कुमावत जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे थे नामांकन उठाया और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में फॉर्म उठाया है। लगातार कोशिश यही कि दीप्ति माहेश्वरी की जीत हो। बीजेपी दावा भी कर रही है कि दीप्ति माहेश्वरी जीतेगी और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। आशीष, कुमावत को लेकर कोशिश लगातार यही थी कि नामांकन वापस ले या फिर बैकफुट पर वो जाएं, अब वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता इस संपर्क में थे। गिरिराज कुमावत हालांकि नगर महामंत्री रह चुके हैं बीजेपी से। ये नगर निकाय चुनाव के दौरान इनको टिकट नहीं दिया गया था पार्टी से, जिस समय ये नाराज थे, पार्टी से नाराज चल रहे थे और बागी हो गए थे और इन्होंने उस विधानसभा नामांकन भरा था निर्दलीय के रूप में, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेता इनके संपर्क में थे और कहीं ना कहीं दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में इन्होंने आज नामांकन वापस किया है। जी, और जो कोशिश भी लगातार आशीष वहां पर बीजेपी कर रही थी, जितने भी बागी हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि आज के बाद पूरी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी कि वहां पर कितने उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। और बीजेपी की कोशिश यही थी जो बागी हैं, जो रूठे हुए हैं, उनको मना लिया जाए। उसी कवायद में बहुत बड़ी राहत ये हो सकती है। चुनाव नतीजों में भी इसका असर साफ तौर से दिखाई देगा कुमावत की वापसी का। बिल्कुल, मैं आप बता दूं, एक कुमावत समाज का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि बीजेपी की तरफ हमेशा झुकाव रहा है। लेकिन गिरिराज कुमावत के निर्दलीय नामांकन भरने से कहीं ना कहीं परेशानी थी बीजेपी को, इसीलिए लगातार गिरिराज कुमावत के संपर्क में बड़े नेता थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सफलता मिली है। लेकिन अभी बीजेपी के पास एक समस्या और है, जो कि पूर्व प्रधान रहे हुए हैं, वो भी नामांकन का वापिस नहीं हुआ है। जो पूर्व प्रधान रहे हुए हैं
बिल्कुल उनका भी ठीक है अभिनंदन आशीष, करूंगा। क्योंकि राजसमंद में बहुत प्रभाव रखते हैं गिरिराज कुमावत। अब निर्दलीय मैदान में थे लेकिन अब नामांकन वापसी उनकी हुई है, तो ये राहत की बात है बीजेपी के लिए, खुद दीप्ति माहेश्वरी के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। और कोटा से बड़ी खबर है, दाऊद का गुर्गा दानिश चिकना कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने भेजा 5 दिन की रिमांड पर, अब लगातार पूछताछ होगी। दाऊद का गुर्गा है दानिश चिकना, कोर्ट में पेशी उसकी हुई, कल गिरफ्तारी हुई थी। और साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर उसको भेज दिया है। साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में उसको लाया गया था। अनंतपुरा पुलिस ने कल गिरफ्तारी की थी, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। मुंबई एनसीबी की टीम भी पहुंची है कोटा और दाऊद के गुर्गे दानिश चिकना से पूछताछ होगी। मुंबई से एनसीबी की टीम भी वहां पर पहुंची, तस्वीर भी आपको दिखा रहे। दाऊद के गुर्गे को दानिश चिकना को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था कड़ी सुरक्षा के बीच, उसी वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। और लगातार एनसीबी की टीम जो पहुंची है मुंबई से, वो भी पूछताछ करेगी। और मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित करता था दानिश, ये जानकारी उसको लेकर। ड्रग्स पैडलर के तौर पर ये काम करता था, फैक्ट्री संचालित भी करता था, ये जानकारी है। दानिश चिकना उर्फ चिकना फैंटम के जुड़े हैं दाऊद गैंग से तार, और लंबे वक्त से कोटा में उसके होने की खबर थी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए बनेगा नया यूपीए, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है, इसकी कवायद भी चल रही है। क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए नया यूपीए कोई बनेगा? क्या नए यूपीए को ममता बनर्जी प्रदान कर सकती नेतृत्व? ये खबर है। भाजपा के तौर तरीकों से संपूर्ण विपक्ष आशंकित है। जिस प्रकार भाजपा सभी जांच एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ, इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने समेत भाजपा से जुड़ने का बना रही है भाजपा दबाव, ये भी आरोप है बीजेपी पर। और ऐसी स्थिति में यूपीए सेकंड पर विपक्ष गंभीरता से विचार कर रहा है। यूपीए सेकंड पर लगातार गंभीरता से विचार किया भी जा रहा है, इस पर मंथन भी हो रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बढ़ेगी राजनीति में हलचल। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जब नतीजे सामने होंगे उसके बाद चुनावी हलचल खत्म होगी तो राजनीति हलचल तेज हो जाएगी। हालांकि यूपीए सेकंड में गांधी परिवार के रोल को लेकर भी कुछ भी कह पाना अभी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और राहुल गांधी को लेकर एक मत नहीं है। और जो लीडर्स हैं वो, अब क्या होगा जब नया यूपीए बनेगा तो किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? हालांकि गांधी परिवार का रोल क्या होगा नए यूपीए में, इसको कह पाना बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, राहुल को लेकर सभी एक मत नहीं है। असम में बघेल करेंगे कांग्रेस की नैया पार। जी हां, बघेल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है असम में बीजेपी को बेदखल करने के लिए। असम में बघेल करेंगे कांग्रेस की नैया पार, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन अब सत्ताधारी दल भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी है, इस बार बीजेपी को बेदखल करना है, इसी मकसद के साथ कांग्रेस वहां पर लगातार प्रचार भी कर रही है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की साइलेंट रणनीति वहां पर कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लीडर्स को बूथ प्रबंधन और वोटर्स को अपने पक्ष में करने में सफल रहे भूपेश बघेल, और बघेल के दम पर असम में भाजपा की जीत को बदलने के करीब पहुंच गई है कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बघेल की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर असम का टास्क उनको दिया था, और बघेल ने 1 साल में असम में कांग्रेस की चुनावी मशीनरी को स्थापित किया है, मजबूत किया है। अगर कांग्रेस गठबंधन असम में जीत हासिल करने में कामयाब रहा तो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नए सितारे बनकर जरूर उभरेंगे और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान के मुख्य रणनीतिकार बनकर सामने आएंगे। और इसीलिए भी कह रहे हैं जो चुनौती है असम में उसको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं, क्या भारत सरकार रोक सकती वैक्सीन का निर्यात? इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। क्या भारत सरकार वैक्सीन का निर्यात रोक सकती है? क्या ऐसी स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है? शायद नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन पर पड़ेगा इसका दुष्प्रभाव। 75 देशों समेत विशेषकर अफ्रीकी देशों में इसका असर पड़ेगा। वैसे भारत सरकार एक अजीब सी दुविधा का इस वक्त सामना कर रही है। अन्य देशों में निर्यात बंद कर देश में ही वैक्सीनेशन को करना चाहिए विस्तृत, और लेकिन अगर भारत ने निर्यात पर रोक लगा दी तो वैक्सीनेशन अभियान को नुकसान होगा, इससे नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है? भारत सरकार रोक सकती है वैक्सीन का निर्यात? अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, साफ तौर से खबरें हैं, दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा वैक्सीनेशन पर भी, और 75 देशों समेत विशेषकर अफ्रीकी देशों पर इसका साफ तौर से असर होगा। और वैसे भारत सरकार एक अजीब सी दुविधा का इस वक्त सामना भी कर रही है। अन्य देशों में निर्यात बंद कर देश में ही वैक्सीनेशन को विस्तृत करना चाहिए, ये कहा भी जा रहा है, लेकिन अगर भारत ने निर्यात पर रोक लगाई तो वैक्सीनेशन अभियान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये नुकसान क्या इस वक्त भारत की सरकार लेने के मोड में है? ऐसी स्थिति में है कि इस नुकसान को लिया जाए, इसको लेकर भी स्थिति कुछ वक्त के बाद साफ होगी।
कोरोना भय के बीच केरल विधानसभा चुनाव, नारियल की धरती केरल को झकझोर कर रख दिया है कोरोना ने। कोरोना के डर के बीच, दहशत के बीच केरल विधानसभा के चुनाव और नारियल की धरती केरल कोरोना की वजह से बेहद परेशान है। करीब 1 साल से गायब है पर्यटकों की रौनक। करीब 1 साल का वक्त हो गया है कोविड की शुरुआत जब से हुई थी। पर्यटक ना के बराबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रौनक बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं नारियल और केले के भी दाम जमीन पर हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। और इस बीच चुनावी मैदान में भी रंगत नजर आ रही फीकी। कई प्रत्याशी कोरोना ग्रसित होने की वजह से बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर हैं। मतदान से मात्र 3 दिन पहले विभिन्न दलों के कार्यकर्ता बीमार पड़े हुए हैं, सिर्फ कोविड की वजह से। स्वास्थ्य सेवाओं में देश में नंबर 1 अव्वल केरल कोरोना की दूसरी लहर से भयभीत है। हालांकि चुनावी चौसर में एलडीएफ और यूडीएफ मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। केरल में कई वर्षों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की जो अदला बदली होती है, इस बार कुछ परिवर्तन होगा क्या, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बार ये सिलसिला टूटता नजर आ रहा है। एलडीएफ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। भारत और रूस के रिश्तों में पहले जैसी बात अब नहीं रही। इस तरह के कई सवाल भी किए जा रहे हैं कि भारत और रूस के जो रिश्ते पिछले सालों में हम देख रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन आ गया है क्या? वो रिश्ता पहले जैसा रहा नहीं। गत वर्ष भी मोदी और पुतिन के बीच नहीं हो पाई थी शिखर बैठक, और तभी दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो संकेत से लग रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते नहीं रहे पहले जैसे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली से जाएंगे सीधे पाकिस्तान, और अगर सब कुछ होता ठीक तो दिल्ली से सीधे पाकिस्तान नहीं जाते लावरोव। और 2012 के बाद किसी रूसी विदेश मंत्री पहली पाकिस्तान यात्रा पर, साथ ही पहली दफा कोई रूसी मंत्री एक साथ करेगा भारत और पाकिस्तान की यात्रा। संभवतः क्वाड यानी कि जो देश इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मजबूत होने के बाद रूस मुखर हो गया है। अब वही चीन के माध्यम से पाक से रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा है क्या दोनों देशों के लिए। इसीलिए ये कयासबाजी भी कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है अभी। ममता का गढ़ ढहाने मोदी कर सकते पदयात्रा। अब ये भी खबरें हैं कि ममता का किला फतेह करने के लिए मोदी पदयात्रा कर सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थी 18 सीटें, लेकिन कोलकाता और आसपास के क्षेत्र में नहीं मिली थी एक भी सीट। भाजपा ने 18 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन कोलकाता और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। ममता का सशक्त गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता पर भाजपा की नजर लगातार है, और कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा बना रही सेंधमारी की योजना। अब ये जो योजना है वो कारगर साबित होगी। इस योजना में सर्वे सर्वा हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता की सड़कों पर 2 पदयात्रा कर वोट मांग सकते हैं मोदी, ऐसी भी खबरें हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए साबित हो जाएगा मास्टर स्ट्रोक। अगर ये होता है, कोलकाता में जाकर पदयात्रा करते हैं पीएम मोदी, तो इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। खबरें लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दक्षिण में उत्तर तलाशती भाजपा। 6 अप्रैल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वोटिंग होनी है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि दक्षिण में उत्तर तलाशती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में वोटिंग होनी है, और साथ ही 3 राज्यों के 404 विधायकों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। तीनों राज्यों में 28 से 30 राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर की पार्टियां सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस तीनों राज्यों में बनाना चाहती है अपनी पैठ। और भाजपा से पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी मैदान में हैं। तमिलनाडु में मुख्य तौर पर मुकाबला अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच में है। इनमें पिछले 10 साल से तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का शासन रहा, और ओपिनियन पोल में भी अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन की बनती दिख रही है इस बार भी सरकार, जो कि चिंता की बात और पार्टियों के लिए वहां पर है। जहां केरल में माकपा हासिल करती दिख रही है आसान जीत, लेकिन कांग्रेस मुश्किल में वहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। जबकि भाजपा ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को उतार कर वहां पर भविष्य की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं, और इसी तरह पुडुचेरी में भी भाजपा कांग्रेस के बागियों से मिलकर सरकार बनाने की जुगत में है। भाजपा की दीर्घकालिक योजना है कि 2024 के संसदीय चुनाव में जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसीलिए भी अभी से कवायद की जा रही है। इसीलिए दक्षिण में उत्तर तलाशने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बार फिर पलटा पाकिस्तान। जी हां, लगातार जिस तरीके से चरित्र भी पाकिस्तान कर रहा है, एक बार फिर से पलटी
मार ली है इमरान खान ने। कुछ दिन पहले भारत से कपास लेने के लिए राजी हुआ था पाक, लेकिन अचानक से इमरान खान ने फैसला पलटते हुए रोक लगा दी है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हालांकि इमरान के इस फैसले से पाक के कपड़ा उद्योग कारोबारी बेहद निराश है, इमरान से गुस्से में भी हैं। भारत से कपास आयात पाक के व्यापक हित में बताया कारोबारियों ने। पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राजील, उज्बेकिस्तान से कपास का निर्यात आयात हो रहा है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि उसे पाक तक पहुंचने में 2 महीने का वक्त लग जाता है, जबकि भारत से यही कपास कम दामों पर पहुंच जाता है महज 2-3 दिन में ही पाकिस्तान। और इसी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर इमरान खान के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। लगातार जिस तरीके से अपने फैसले से पलट जाता है पाकिस्तान, इस बार भी वही किया, जिसको लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, सेक्टर के जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, वो इमरान खान से खफा चल रहे हैं। रेलवे दे रहा रिफंड। जी हाँ, एयरलाइंस कदम खींच रही पीछे, रेलवे रिफंड दे रहा है, लेकिन जो उम्मीद एयरलाइन से भी की जा रही है वो उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछले साल कोरोना के चलते जो ट्रेनें या फ्लाइट हुई थी रद्द, उनके यात्रियों को अब तक झेलनी पड़ रही है परेशानी। पिछले साल जो मुसीबतों का सामना किया था वो मुसीबतें इस साल भी खत्म नहीं हुई हैं यात्रियों की। हालांकि रेलवे खुद के द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के टिकट का रिफंड दे रहा है। अब तक करीब प्रदेश के 3 लाख रेल यात्रियों को दिया जा चुका है रिफंड, और इस पेटे करीब 63 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में दी गई है। हालांकि अभी भी एमएसटी और क्वार्टर सीजन टिकट की राशि नहीं की गई है रिफंड, और ऐसे करीब 2500 लोगों के टिकट की 10 लाख की राशि बकाया है। और वही रिफंड करने में एयरलाइंस भी दिखा रही है कंजूसी। एयरलाइंस पर भी उम्मीदें हैं कि रिफंड किया जाएगा, लेकिन कंजूसी एयरलाइंस की तरफ से दिखाई दे रही है। जयपुर से बैंकॉक की थाई एयरवेज पर सर्वाधिक बकाया राशि है। गो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया रिफंड करने में पीछे है। 550 यात्रियों के करीब 11 करोड़ 50 लाख की राशि जो है वो रिफंड होनी है, लेकिन अभी तक नहीं किए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निम्बाहेड़ा की एक्सिस बैंक शाखा में लूट हुई है। निम्बाहेड़ा की एक्सिस बैंक शाखा में लूट, हथियारबंद बदमाशों ने बैंक शाखा में लूट की और मैनेजर ने दी पुलिस को लूट की सूचना के बाद मौके के लिए निम्बाहेड़ा पुलिस रवाना हुई है। कोतवाली थाना पुलिस लूट की सूचना के बाद वहां पर पहुंच रही है, हड़कंप मचा हुआ है। और इससे पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पीके, क्या जानकारी है, क्या कह रही है पुलिस? दीपा, कुछ ही देर पहले की घटना है। जिस तरह से बैंक में 3-4 हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और जाते ही बैंक के गेट को बंद कर देते हैं और कर्मचारियों को हथियारों से डरा धमका करके, और जो कैश काउंटर पे जितना कैश निकाला था सुबह बैंक में वो रखा हुआ था और उसे लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन लूट जैसी घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। बदमाश कितने की संख्या में, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी कराई है पूरे निम्बाड़ा। ठीक है, ये कहाँ से आए थे, कहाँ की तरफ गए हैं, कितना लूट हुआ है, इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।